हेलो बच्चों, मैं आपका यासर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर दिए थे, यानी केमिकल्स का कैसे फ्लो होता है और वो रिजर्वायर्स में कैसे रहते हैं और फिर रिजर्वायर से कैसे निकलते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोल सकता हूँ, जो कार्बन है वो कार्बन हमारा सेडिमेंट्स में यानी समुद्र के अंदर वो रॉक्स में कार्बोनेट्स के फॉर्म में है। वही कार्बन जो है वो वाटर में भी है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वही कार्बन हवा में भी है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वही प्लांट्स में भी है। तो ये कैसे रोटेट होते हैं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऑर्गेनिजम्स, ये जो फ्लो होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल। उसी तरह नाइट्रोजन का भी साइकिल होगा, फॉस्फोरस का भी साइकिल होगा। तो कैसे साइकिल्स किस हिसाब से होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकिल्स में पाथवेज के हिसाब से हम केमिकल साइकिल को दो हिसाब से भाग कर दिए। एक हो गया गैसियस साइकिल, एक हो गया सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल हम तब बोलेंगे साइकिल को, यानी ये गैसेस का साइकिल है। और ये जो गैसियस साइकिल है ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर और ये हाइड्रोस्फीयर तीनों में घूमता है ये साइकिल। और ये जो सेडिमेंट्री साइकिल होता है इसको एटमॉस्फेयर तक ये नहीं पहुंचता है, यानी ये सेडिमेंट्स में यानी वाटर टू लैंड और लैंड टू वाटर में ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसको मानिए तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर ये सब कुछ इसको नीड है। चलिए देखते हैं किस हिसाब से। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं रिजर्वायर्स, इनका रिजर्वायर्स यानी गैसेस जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। रिजर्वायर्स मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ ये रिजर्व रहता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, वो भी लॉन्ग टाइम तक। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की बात करें, इन गैसेस का बात करें तो ये एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, ये लिथोस्फीयर में भी हो सकता है, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, और ये हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर में भी हो सकता है। और वो भी ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए आए, लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसीलिए इनका रिजर्वायर्स तीनों है। यानी कार्बन, जैसे मैं एग्जांपल लूं कार्बन, तो कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में CO2 के रूप में रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? CO2। अगर मैं लिथोस्फीयर में बात करूं, क्या अर्थ क्रस्ट में या फिर क्या अर्थ में जो लैंड में जो कार्बन पाया जाता है वो कोल, पेट्रोल के रूप में पाया जाता है। गैसेस के रूप में एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है, कोल, पेट्रोल के रूप में यहां, और वाटर के अंदर कार्बोनेट के रूप में पाया जा रहा है। यानी कार्बन का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है। यानी कार्बन का रिजर्वायर एटमॉस्फेयर यानी हवा, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, ये तीनों जगह में पाया जाता है अबंडेंटली। उसी तरह हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, नाइट्रोजन का भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये तीनों जगह में मौजूद है। और ये इस हिसाब से घूमते रहते हैं, कभी एटमॉस्फेयर से ये लिथोस्फीयर, लिथो से हाइड्रो, हाइड्रो से लिथो, लिथो से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कभी डायरेक्ट हाइड्रोस्फीयर। तो इस प्रकार से इनका रोटेट होना, घूमना, यही केमिकल साइकिल है। और इससे एनिमल्स और प्लांट्स में क्या प्रभाव पड़ता है आप लोग जानते होंगे। बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स में बहुत हद तक जो है नीड है फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा मानिए तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होगा उतना अच्छे से ये लोग फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अब फिर ये लिथोस्फीयर से कैसे आ रहे हैं, मानिए जब हम गैसेस को जलाते हैं, पेट्रोल, डीजल को, तो ये आपका लिथोस्फीयर से उठ के एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो समझ रहे हैं आप लोग, ये सब जो है ऐसा नहीं कि एक ही जगह फिक्स रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर होते रहते हैं, इसलिए ये साइकिलिंग करते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री साइकिल, वैसा साइकिल जिसमें इन लोगों को एटमॉस्फेयर में जाने का जरूरत नहीं है। जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब मिनरल्स एक हिसाब से देखा जाए तो इनका रिजर्वायर है सिर्फ अर्थ क्रस्ट। यानी ये अबंडेंटली, परमानेंटली ये अर्थ क्रस्ट में ही पाया जाएगा। अर्थ क्रस्ट मतलब जानते हैं, अर्थ सरफेसेस में, अर्थ सरफेसेस में ये सब अच्छे से पाया जाता है। अब कोई बच्चा मुझे पूछेगा, सर सल्फर तो SO2, SO4 के रूप में तो सर गैसेस भी है, SO4, SO2। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, जो सल्फर होता है वो मेनली सल्फर हमारा अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ यानी चट्टानों के ऊपर पाया जाता है केमिकल्स के रूप में। ये अगर गैसियस रूप में कभी आता भी है तो वहां इसका एबंडेंट में मिलना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, कभी कभी रिएक्शन वगैरह में हो जाए अलग बात है। बट इनका मेन रिजर्वेयर, मेन स्थान, रहने का मेन जगह ये आपका
अर्थ क्रस्ट है। ये लैंड से वाटर, वाटर से सेडिमेंट्स यानी नीचे बैठ जाता है, फिर वहां से ऊपर, ऊपर से नीचे आते रहता है, इनका भी साइक्लिंग होते रहता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे इनफ्लक्स और इफ्लक्स। इनफ्लक्स और इफ्लक्स किसे बोलते हैं? देखिए अगर हमारा अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे मैं बात करूं ऊपर वाला हिस्सा नहीं, अब ध्यान सुनिए, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इनके अंदर भी तो कार्बन है, हमारे अंदर भी कार्बन है, हम भी कार्बन से बने हैं, बहुत सारा हमारा चीज। प्लांट्स के अंदर भी कार्बन है, एनिमल्स के अंदर भी कार्बन है, उसी तरह नाइट्रोजन, प्लांट्स के अंदर भी नाइट्रोजन है, एनिमल्स के अंदर भी नाइट्रोजन है, माइक्रोब्स के अंदर भी नाइट्रोजन है। हमारे अंदर जो चीजें हैं उसको हम लोग मानते हैं कि उनको हम लोग मानेंगे, अगर हमारे अंदर चीजें आ रहा है बाहर से, हम लोग बोलेंगे इनफ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? इनफ्लक्स। और अगर हमसे निकल के जा रहा है, कहीं भी जाए, एयर में, वाटर में, रॉक्स में, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स हो रहा है। क्या इफ्लक्स होता है? हाँ होता है सर। अगर मैं बोलूं, जैसे ध्यान से देखिए, यहां पर अगर मैं बोलूं एक प्लांट है, ये मानिए नीचे से, यानी एयर, वाटर, रॉक्स, यहां सॉइल लिख दीजिए आप, ये सॉइल से मानिए नाइट्रोजन ले रहा है। अच्छा आप बोलिए ये नाइट्रोजन का इसके अंदर इनफ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? इसको हम लोग बोल रहे थे इनफ्लक्स। क्या बोल रहे थे? इनफ्लक्स। अगर यहां से नाइट्रोजन निकल के कहीं भी चले जाए, हवा में चले जाए, वाटर में चले जाए, सॉइल में चले जाए, हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स। क्या यहां से जिंदगी में अब नाइट्रोजन निकलेगा? निकलेगा। हाँ, इसको जलाइए, इसको जलाने से CO2 उड़ जाता है इसका, या फिर मानिए ये मार के गिर जाएगा नीचे, तो माइक्रोब्स आएगा, माइक्रोब्स आके इनको अलग अलग पार्ट्स में छोटा छोटा डिवाइड करेगा, इनके अंदर का न्यूट्रिएंट्स को निकाल के हवा में रिलीज कर देगा। वैसे तो मैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब मैं एक एक एग्जांपल लूंगा कि हाँ ये कार्बन साइकिल है, ये नाइट्रोजन साइकिल है। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर एनिमल्स, प्लांट्स या फिर माइक्रोब्स के अंदर मिनरल्स जा रहा है, उसके अंदर जा रहा है गैसेस, उसका यूज में आ रहा है, तो इनफ्लक्स बोलेंगे, वहां से निकल रहा है तो इफ्लक्स बोलेंगे। चलिए अब आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल। कौन सा साइकिल? कार्बन साइकिल। वैसे तो इतना सारा सबका अलग अलग पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे फास्फोरस, कार्बन, एक दो साइकिल पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि उससे आप पूरा को रिलेट कर पाए कि एक्चुअल में साइकिलिंग होता कैसे है और इन ऑर्गेनिज्म पर क्या असर पड़ता है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए और फिर इसका मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। हाँ बच्चों, तो कार्बन साइकिल है, और जब साइकिल है तो फिर चलिए वो साइकिल हमारा आप चलाते हैं और कार्बन साइकिल समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको अभी बता दिया हूँ कि कार्बन जो साइकिल है, यानी कार्बन का अगर मैं रिजर्वायर की बात करूँ, कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रिजर्वायर ऑफ कार्बन, एटमॉस्फेयर में कार्बन पाया जाता है। एटमॉस्फेरिक कार्बन CO2 के रूप में, यानी कार्बन जो है CO2 के रूप में एटमॉस्फेयर में घूमता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन छिपा हुआ है, देख रहे हैं आप। 1% ऑफ ग्लोबल कार्बन, यानी इस धरती में जितना भी कार्बन है उसका 1% कार्बन ही इस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में घूम रहा है, ध्यान रहे। पहला लिथोस्फीयर में जो कार्बन है वो कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, डेलोमाइट के रूप में है। यानी कोल में भी कार्बन है, कोल कार्बन से ही बना है, पेट्रोल भी, लाइमस्टोन भी, डेलोमाइट भी, ये सब में भी कार्बन मिलता है। तो ध्यान रहे, जैसे यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच था, यहाँ सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, और ये सब कार्बन के कंपाउंड्स है। तो लिथोस्फीयर में ये इस रूप में मिल रहे हैं कार्बन, एटमॉस्फेयर में इस रूप में मिल रहे हैं। और हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करें, यानी वाटर में, तो वाटर में जो कार्बन पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कार्बोनेट का फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? कार्बोनेट का फॉर्म में। वाटर में किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों? कार्बन कार्बोनेट का फॉर्म में पाया जाता है। अब देखिए 71, वैसे तो कार्बोनेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। एक्चुअली हम लोग इसको ज्यादातर लिक्विड मानते हैं, यानी समुद्र में जो कार्बन घूम रहा है हम लोग मानते हैं वो कार्बोनेट का फॉर्म में। 71% ऑफ ग्लोबल कार्बन, यानी इस धरती का 71% कार्बन ओशियन में है। बड़ा बात बोल दिए, बड़ा बात समझ रहे आप, महा बात हो गया। 71% कार्बन ओशियन में है, कार्बोनेट का फॉर्म में है, ध्यान रहे। इन फ्रेश वेट मैराइन मैक्सिमम वाटर होता है। अगर मैं बोलूँ फ्रेश वेट, यानी अगर मैं बोलूँ एक लोमड़ी है, वो है 30 kg का, कितना kg? 30 kg। तो 30 kg का अगर एक लोमड़ी बोलेंगे तो उसमें मानिए कि मैक्सिमम वाटर होगा, बहुत हद तक इसमें पानी मिलेगा। अगर मैं ड्राई करूं,
यानी वाटर रिलीज करने के बाद जो वेट बचता है उसको हम बोलते हैं ड्राई वेट। कौन सा वेट? ड्राई वेट। तो ड्राई वेट में मैक्सिमम मिलेगा आपको कार्बन। क्या मिलेगा? कार्बन। अब सोचिए कार्बन हमारा जो इंसान हो या फिर कोई भी जानवर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कार्बन हमारा कितना हद तक हमारे लिए नीड है और हमारा स्ट्रक्चर में, हमारा फॉर्मेशन में शरीर का कार्बन का कितना बड़ा योगदान है। आप समझ सकते हैं कि वाटर के बाद जो मैक्सिमम अबंडेंट है वो कार्बन है। सर कार्बन से हमारा शरीर का क्या लेना देना है? आपको पता होना चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब को हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बोलते हैं। यानी ये सब हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल, उसके बाद प्रोटीन्स वगैरह में बहुत सारे इनमें से चीज़, नाइट्रोजन यूज हो रहा है, मनी ऑक्सीजन यूज होता है। तो ये सब चीज़ जो है हमारा शरीर को बनाने में रोल है, उसमें भी मैक्सिमम रोल है कार्बन का। तो वाटर के बाद बॉडी में मैक्सिमम अबंडेंट पाए जाने वाला कंपोनेंट जो है वो कार्बन है। फिर अगर मैं बात करूं ड्राई वेट में कार्बन है 49%। यानी अगर मैं बोलूं ड्राई वेट, अगर किसी भी एक फ्रेश वेट से, मैं एक बात करूं एक टाइगर का, अगर मैं बोलूं कि 80 केजी का एक टाइगर है, उससे पूरा वाटर लॉस करा दीजिए, मतलब सर उसका शरीर से जितना भी वाटर है सब हटा दीजिए, उसके बाद जो उसका ड्राई वेट बचेगा उस ड्राई वेट में 49% कार्बन हुआ। समझ रहे हो? 49% बड़ा। अब देखिए कार्बन का हम लोग साइकिल समझते हैं, तो ये वो वाला साइकिल नहीं है जो आप चला के कोचिंग या फिर ट्यूशन जाते हैं। ये साइकिल है कुछ ऐसा साइकिल। देखिए जब कार्बन का रिजर्वायर लिथोस्फीयर में भी है, एटमॉस्फेयर में भी है और आपका हाइड्रोस्फीयर में भी है, तो कैसे कार्बन इधर से उधर हो रहा है, इधर से उधर हो रहा है, इस साइकिल को समझना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों एटमॉस्फेयर से। कहां से स्टार्ट करेंगे? एटमॉस्फेयर से। बच्चों ध्यान रहे, अगर मैं एक प्लांट का बात करूं, यहाँ एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो एटमॉस्फेरिक CO2 को ले रहा है। ये बात दुनिया को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, तब फोटोसिंथेसिस होगा। मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, लेकिन एट ए टाइम रेस्पिरेशन भी तो कर रहा है प्लांट। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं कि जब रेस्पिरेशन करेगा तो वहां से वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, सॉरी ऑक्सीजन लेगा और CO2 रिलीज करेगा। देखिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहा है और छोड़ भी रहा है। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान छोड़ रहा है। सर क्या बोल रहे हैं सर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं? कंफ्यूज नहीं कर रहा, ध्यान दीजिए। प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। जब फोटोसिंथेसिस करता है, ये नहीं कि दोनों अलग अलग टाइम में कर रहे हैं, बैठा हुआ है वो कि दिन भर फोटोसिंथेसिस कर लो, रात को रेस्पिरेशन करेंगे। कुछ प्लांट्स मतलब रेस्पिरेशन जो है वो 24 घंटा चलता है मानिए तो प्लांट्स का। तो रेस्पिरेशन करने जब एट ए टाइम रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, तो रेस्पिरेशन के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रहा है। कौन? प्लांट। चलिए अब देखिए, यानी एटमॉस्फेयर से इसका ये लेना देना है, फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन ले रहा है और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस जब ये करेगा तो ये वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को मानिए लेगा, और जब रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। चलिए अब इस एनिमल का बात करते हैं। ये एनिमल है, और एनिमल है तो ये भी क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। समझ रहे हो आप? क्या एनिमल फोटोसिंथेसिस करेगा? नहीं। क्या बच्चा हाँ बोल दिया होगा? मतलब इतना भी नहीं खोना है क्लास में कि कुछ भी उल्टा पुल्टा सब डाइजेस्ट कर रहे हैं। भाई प्लांट्स तो रेस्पिरेशन करेगा, ये तो समझ में आता है। एनिमल क्यों करेगा? सॉरी फोटोसिंथेसिस एनिमल क्यों करेगा? एनिमल क्या करेगा? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन करेगा तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जो आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं इस दौरान आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, मैं भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा हूं। जब मैं रेस्पिरेशन करता हूं, इनहेल करता हूं ऑक्सीजन, एक्सहेल करता हूं
कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है? हमारा एटमॉस्फेयर में। यानी एटमॉस्फेयर में हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, एटमॉस्फेयर में प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया रेस्पिरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन के चक्कर में। लेकिन प्लांट एक अच्छा काम भी कर रहा है, क्या? फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर पा रहा है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं करते, हम कार्बन डाइऑक्साइड बस छोड़ रहे हैं। प्लांट छोड़ भी रहा है, ले भी रहा है, छोड़ रहा है रेस्पिरेशन में, ले रहा है फोटोसिंथेसिस में। ध्यान आ रहा है आपको? कोई भी एनिमल हो सकता है, आप इसको जो भी मान लीजिए। वैसे तो इसका आकार बहुत खराब है, ये तो मुझे शेर और बकरी का कॉम्बिनेशन लग रहा है, और पूंछ लग रहा है घोड़ा का। अब मिला जुला के आप इसको जो नाम दीजिएगा दे दीजिए। तो ये एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है जो रेस्पिरेशन करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। अच्छी बात। अब ये दोनों एक ना एक दिन मरेगा। सर क्या सर, अभी जिंदा था, अभी मार दिया? हाँ, मारना पड़ेगा बच्चों, लेक्चर भी तो है 25-30 मिनट का। अभी इसको जिंदा रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। प्लांट और एनिमल ये दोनों को हम मार दिए तो क्या होगा? हत्या हो गया? नहीं, हत्या नहीं हुआ, ये बोर्ड में ही मारा है। तो ये दोनों मर गया है तो क्या होगा? अब इनको ऊपर, इसको अब हम डेट्राइटस बोलेंगे। डेट्राइटस मतलब इसका कूड़ा कचरा बन जाए। कूड़ा कचरा बनेगा तब क्या होगा? इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेगा, यानी डिकम्पोजिशन करेगा, इसको सड़ाएगा गलाएगा। और सड़ाएगा गलाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस दौरान इसमें काम करेगा वो लोग भी रेस्पिरेशन करेगा, तो वो दौरान वो लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। भाई कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है तो इनको सड़ाने गलाने के दौरान वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जब वो लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, माइक्रोबियल रेस्पिरेशन। और जो इसके अंदर, अब ये लोग दोनों का क्या होगा? यहाँ पर ह्यूमस बनेगा। ह्यूमस जानते हैं आप? मैं आपको बताया था। ह्यूमस बनिए, ये दोनों का एकदम मुलायम सा फॉर्म, ये दोनों सड़ निकलने के बाद लगभग मिट्टी टाइप से बनी, मिट्टी का एक हिस्सा है ह्यूमस, ये दोनों का बन गया है ह्यूमस। अब ये दोनों ह्यूमस बन गया, अब ये दोनों मिट्टी के नीचे हजारों साल दबेगा, हजारों साल रहेगा, और रहने के बाद ये धीरे धीरे कोल और पेट्रोलियम बन जाएगा, जो इससे पहले बना था। आपको पता होना चाहिए कि एनिमल और प्लांट से ही कोल और पेट्रोलियम बनेगा। तो देखिए, ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रहा था, ये लोग फोटोसिंथेसिस के दौरान एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ही लिया था। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और धीरे धीरे ये लिथोस्फीयर में जाके गड़ गया। यानी इसका जो शरीर है अब लिथोस्फीयर में पड़ा हुआ है। इसे तो शरीर नहीं है, ह्यूमस के फॉर्म में है। तो यहाँ का कार्बन, एटमॉस्फेरिक कार्बन लिथोस्फीयर में चला गया। आ रहा है समझ में? अब देखिए, ह्यूमस बन के कोल और पेट्रोल बन के, अब देखिए इंसान आएगा तो इसको उठाएगा, कोल और पेट्रोलियम उठाएगा, फिर जलाएगा तो वही कार्बन जो इधर से इधर गया था, वही कार्बन यहाँ से निकल के फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा। बड़ा बात हो गया भाई। देखिए यहाँ कार्बन का साइकिलिंग हो रहा है। साइकिलिंग जानते हैं? कार्बन गोल गोल घूम रहा है। यहाँ यहीं से कार्बन लेके इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके अपना शरीर बनाया था। यानी इसका शरीर में कार्बन जो है वो कार्बन यहाँ का है, क्योंकि हवा से लिया था कार्बन। यही कार्बन लेके ये मरा तो ये गड़ा तो कोल बना, और कोल बना तो कोल जला, और जब कोल जला तो वही कार्बन निकल के दोबारा फिर एटमॉस्फेयर में चला गया। कर रहा है काम आपका। यानी यहां साइकिल हो गया भाई, ये और फिर ये। अच्छा, फिर सर ये एनिमल का बात अब बार बार छोड़ देते हैं, इसको समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। यहां से जो ये कार्बन लिया था, ये कार्बन इस प्लांट में था, इस प्लांट को इसने खाया, यहां से कार्बन इसके अंदर आया, ये भी मरेगा तो पेट्रोल बनेगा तो जलेगा, और फिर वही कार्बन जिसका शरीर में था वो निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगा। यानी तो जहां से आया था वही जाना पड़ेगा। चलिए यहां तक तो हो रहा है। अब अगर मैं बोलूं थोड़ा हाइड्रोस्फीयर में भी चलते हैं कि हाइड्रोस्फीयर का क्या हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, एक्वाटिक प्लांट्स में हम लोग सबसे छोटा मानते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगा जूप्लैंक्टन, ये सब एनिमल है भाई, कंज्यूमर है, ये अकेला प्लांट है मानिए तो, छोटा प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगा जू को खाएगा स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश। अच्छा, ये भी रेस्पिरेशन करेगा?
हाँ हाँ प्लांट है तो क्यों नहीं करेगा, हाँ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अच्छी बात है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, अच्छी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है। लेकिन रेस्पिरेशन ये भी करेगा, मछली है भी तो वो भी रेस्पिरेशन करेगा, बड़ा मछली छोटा मछली सब रेस्पिरेशन करेगा, तो ये लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हवा में जाएगा, फिर वही एटमॉस्फेयर में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा इसके अंदर जो कार्बन है, इसके अंदर जो कार्बन है, इसके अंदर वो कार्बन कहाँ से आया, वो कार्बन इससे आया। क्यों? फिर ये से कार्बन ये कहाँ से पाया फाइटोप्लैंक्टन, वो हवा से लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करना था। ये कार्बन इसका शरीर में गया, इससे ये खा गया, इसके अंदर का कार्बन ये खा गया, इसको खाया, इससे अंदर ये चला गया, और फोटोसिंथेसिस जब रेस्पिरेशन करेगा तो ये कार्बन ऊपर चला गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, फिर यहाँ से रिलीज हो गया। अब देखिए मेरा कहना ये है, ये लोग जो रेस्पिरेशन करेगा तो नीचे भी तो जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, हो सकता है नीचे भी जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर उड़ना जरूरी नहीं है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो H2CO3 बनेगा। और H2CO3 जब टूटता है, जब टूटेगा तो H+ और HCO3- बनता है। H+ भाई, दो H2CO3 है ना यार, दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन हटा लो तो H+ और HCO3-। यहाँ से जब कैल्शियम जब इसके साथ और ऐड होगा तो ये बन जाएगा CaHCO3 यानी कोरल रीफ्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स। तो देखिए जो आपका कोरल रीफ्स है वो इसी कंपोजिशन से बना हुआ है। कैसे बना? यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ का पानी ऐड होके H2CO3 टूटेगा, H+, एगो H+ और HCO3-, इसमें एक H है, इसमें एक H है, प्लस कैल्शियम के साथ जब ऐड होगा तो आपका ये बनेगा, ये कोरल रीफ्स यानी रॉक्स के फॉर्म में, चट्टानों के फॉर्म में ये नीचे पड़ा रहता है। या फिर मानिए तो ये जो कोरल रीफ्स है उसमें कितना ज़्यादा कार्बन वगैरह पड़ा हुआ है, कैल्शियम भी पड़ा हुआ है, ये बहुत मजबूत होता है। तो ये हाइड्रोस्फीयर में चला गया, कहाँ चला गया? पानी में। कार्बन कहाँ से, देखो यहाँ से, यहाँ पानी, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, फिर मानिए ये मिनरल्स के फॉर्म में, फिर कभी ये ऊपर जाएगा, जब ये मानिए मिनरल्स के फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो फिर ये यूज करेगा, इसको ये यूज करेगा, फिर रेस्पिरेशन, फिर ऊपर। तो कुल मिला के यहाँ पर राउंड गोल घूम रहे हैं हम लोग। यानी आपके अंदर जो कार्बन है, सर मेरे अंदर भी कार्बन है, हाँ हमारे अंदर भी कार्बन के कंपोनेंट्स है, हमारा सेल बना हुआ है उसमें भी कार्बन बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। हमारे अंदर जो कार्बन है वो कार्बन भी कहाँ से आए हैं? वो भी कहीं ना कहीं प्लांट से ही आए हैं। प्लांट्स कहाँ से लिया है? एटमॉस्फेयर से लिया है। फिर हम लोग जो इतना सारा कार्बन अपने अंदर रिजर्व करके रखे हैं, भर के रखे हैं, ये भी एक दिन हवा में जाएगा। कैसे? जब हमारा आप मर जाएंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पर काम करेगा और ये फिर कार्बन रिलीज हो जाएगा, ह्यूमस बनेगा। क्या बनेगा? धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि इतना दूर तक आना जरूरी है, कई बार इधर भी कार्बन रिलीज हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे हैं, ये है आपका कार्बन साइकिल। कुछ कार्बन से रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिए इसके बाद और एक साइकिल है मैं आपको बताऊंगा, फास्फोरस साइकिल। कार्बन साइकिल खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा रहेगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।